हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सारे स्टडी मैट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप स्टडी मैट लेके अपने पास बैठेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें कवर करेंगे इसके अंदर, चार टॉपिक इसके अंदर हम देखेंगे। और सबसे पहले आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है नोटिफाइड, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कम पोजीशन लेवी, ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर जो स्कीम है उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए आरसीएम के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कंपोजिशन लेवी के ऊपर स्टडी मेट के अंदर। तो कंपोजिशन लेवी को बहुत अच्छे से करना है, हालांकि हमें सारी ही चीज पढ़नी है। अब मैं क्या कराऊंगा, मैं आपको कराने वाला हूं ये जो टॉपिक है तीनों के तीनों टॉपिक, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टडी मेट से कराऊंगा मैं आपको। इन तीनों टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल में 100% डिटेल में, मतलब एकदम हम जाने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि लास्ट टाइम आप रिवीजन कर सकें, लास्ट मिनट आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे आरसीएम के अंदर बात करते हैं। तो नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आरसीएम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है कि सप्लायर टैक्स पे करता है, टैक्स कलेक्ट करके टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। लेकिन आरसीएम का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर रिसिपिएंट, ठीक है ना, रिसिपिएंट पे टैक्स करेगा गवर्नमेंट को, ये मतलब है बस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आरसीएम किस किस के अंदर लागू होगा, कौन कौन सी सर्विसेज पे लागू होगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना। सबसे पहला आ जाता है लीगल सर्विस। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। एग्जाम में जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उन्हीं की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला आ जाता है लीगल सर्विस। अगर ये चार लोग लीगल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये चार लोग लीगल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, कोई सीनियर एडवोकेट है, या कोई फर्म है एडवोकेट की, या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। अगर ये चार लोग लीगल सर्विस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को। कहां पे दे रहे हैं, इंडिया के अंदर, इन इंडिया। तो बिजनेस एंटिटी सेल पे टैक्स, ठीक है ना, बिजनेस एंटिटी आरसीएम लग जाएगा और बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो हम करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पॉन्सरशिप सर्विस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, जबकि मैंने लिख भी रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसका स्टडी मेट के अंदर क्वेश्चन भी है जो हम देखेंगे। स्पॉन्सरशिप सर्विस, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है, एनी पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन आपको पता है, आई होप आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन दे रहा है, एनी पर्सन। किसको दे रहा है, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है या बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है। याद कर लेना, पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो पार्टनरशिप फर्म है ना और जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये टैक्स पे करेंगी, ठीक है ना, ये टैक्स पे करेंगी आरसीएम के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और सर्विस, ठीक है, ये आ जाते हैं सर्विस ऑफ रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी आ सकता है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट है। मैं बगैर इंपॉर्टेंट कोई चीज करा ही नहीं रहा हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसके ऊपर मैंने वैसे भी लिख दिया है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो मेरे यहाँ पर नोट्स में दे रखा है, ठीक है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो सर्विस ऑफ रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको रेंट पे दे जा रहा है, कौन दे रहा है रेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैह दे रही है। किसको दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। कौन करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है स्टडी मेट के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से इसको देखेंगे। अगर मान लेते हैं कंपनी है, ठीक है ना, कोई भी कंपनी है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना, उसके अंदर जो डायरेक्टर है, ठीक है ना, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है सर्विस, ठीक है ना, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है किसको, कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को। तो वो कंपनी या जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, वो टैक्स पे करेगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है, सीटिंग फीस पे कर रही है कंपनी, ठीक है ना, कंपनी क्या कर रही है, सीटिंग फीस दे रही है किसको, डायरेक्टर्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी डायरेक्टर ने अपनी सर्विस दी है किसको, कंपनी को, तो कंपनी शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन, ठीक है ना, इन केस ऑफ सीटिंग फीस। बट इन केस ऑफ सैलरी, ठीक है ना, सैलरी के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन हो जाता है, तो उस केस में, ठीक है ना, आरसीएम नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है और हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी मेट का क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सर्विस आती है,
ठीक है, ये यहाँ पर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। देखिए इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे मोटी जो गड़बड़ है ना वो ये है, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल वर्ड भूल जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, और नॉर्मली एजेंट याद रखेंगे। अब एजेंट भी हमने इतने तरीके के एजेंट पढ़े हैं ना, ठीक है ना, जीएसटी के अंदर, ठीक है, कि हम लोग बस पूछो ही मत, एजेंट एजेंट और एजेंट, ठीक है, कस्टम एजेंट, कस्टम के अंदर, जीएसटी के अंदर इतने सारे एजेंट पढ़ लिए तो कंफ्यूजन रहती है। तो एजेंट से खाली याद रखना नहीं है, ठीक है ना, पूरा याद रखना है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, और वो उसमें भी इंडिविजुअल, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को। तो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी सेल पे टैक्स अंडर आरसीएम। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट सर्विस पे आ जाते हैं और हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज कोई सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। सिक्योरिटी सर्विस कौन दे रहा है, बाई एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि कोई भी हो सकता है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एनी पर्सन, सिक्योरिटी सर्विस कौन दे रहा है, एनी पर्सन, लेकिन अदर देन कौन नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, लाइक कोई कंपनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसको दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन सेल पे टैक्स राइट अंडर आरसीएम। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं और आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट सर्विस है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की सर्विस है, ठीक है ना, किसी ने मोटर व्हीकल ले ली है और फिर उसको रेंट पे चढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, रेंटिंग ऑफ एन मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी द पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, ठीक है, उसकी फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है ना, इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर फॉरवर्ड बॉडी कॉर्पोरेट सेल पे टैक्स, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है ना। तो उसमें दो केस हो जाएंगे, ये देखना पड़ेगा कि 12% का उसने सिलेक्शन किया ऑप्शन या 5% का, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर 12% का किया है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, ठीक है, टैक्स पे होएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 5% का ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है तो आरसीएम के अंदर टैक्स लग जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर ईसीओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना, और एकदम से बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, आपने पहले भी कई जगह पे पढ़ा है, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अब सबसे पहले उसका मीनिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है हु ओन्स, मैनेज या ऑपरेट करता है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, किस चीज के लिए, सप्लाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, कोई भी सप्लाई कर सकता है अपना गुड्स या सर्विस, ठीक है ना, उसके प्लेटफॉर्म का यूज करके, उसे ईसीओ बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किए हैं सर्विस, और 4 ही सर्विस यहाँ पे नोटिफाइड की गई हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली सर्विस, ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एग्जाम्पल के लिए जैसे उबर, मान लो कि उबर है, ठीक है ना, और मैंने क्या किया, मैंने उबर वाले के पास उबर बुक की है और मुझे यहाँ से लेके, ठीक है ना, कहीं पे भी जाना था। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो मेरे को हरियाणा जाना था अपने, ठीक है, सोनीपत का रहने वाला हूँ। मैंने सोचा कि यार मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली से मुझे घर पे जाना था, तो मैंने एक उबर बुक कर ली। अब इस केस में क्या होगा, उबर कौन है, उबर कौन है, उबर ईसीयू है, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जहां से मैं सर्विस ले रहा हूं, ठीक है ना, और जो कार चलाने वाला जो ड्राइवर है ना, जिसकी कार है, वो सप्लायर है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, जो उबर है ना, ये टैक्स पे करेगी, ईसीयू टैक्स पे करेगा। कौन टैक्स पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये टैक्स पे करेगा। ना तो मैं करूंगा एज ए कस्टमर, ठीक है ना, और ना ही कौन करेगा, वो सप्लायर करेगा। सप्लायर कौन होगा यहाँ पे, वो ड्राइवर जो कार चलाने वाला है, जिसकी कार है, ठीक है। आगे अकोमोडेशन सर्विस, अब ये आ जाती है, 3 सर्विस और है यहाँ पे। नेक्स्ट सर्विस है जिसका नाम है अकोमोडेशन सर्विस। अकोमोडेशन मतलब रहने वहने के लिए सर्विस दे रहे हैं। जैसे ओयो के होटल होते हैं, ठीक है ना, ओयो के होटल होते हैं, वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप यहाँ पे आके लॉजिंग और रेजिडेंस मतलब आप रेजिडेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, आके रहो हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। होटल की आप क्या करते हो कि ओयो के थ्रू आप होटल बुक करते हो, है ना, होटल बुक करते हो, ठीक है। अब होटल कौन होगा, होटल सप्लायर होगा। हम कौन हो गए, हम कस्टमर हो गए, ठीक है ना, हम कस्टमर हो गए और होटल सप्लायर होगा, ठीक है ना। अगर होटल जो है, अगर वो लाइबल टू रजिस्टर है तो फिर होटल ही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर होटल लाइबल टू रजिस्टर नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो फिर ओयो जो है ना, ठीक है ना, जिसने सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है ना, ईसीयू जिसके थ्रू हमने होटल बुक किया है, वो टैक्स पे करेगा, वो ईसीयू है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। अर्बन क्लैब का नाम सुना होगा आपने। अर्बन क्लैब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्लम्बिंग वगैरह की, कारपेंटिंग वगैरह की सर्विस ले सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके की सर्विस आप कहां से ले सकते हो, अर्बन क्लैब। अब मान लो मैंने अर्बन क्लैब पे सर्विस बुक की,
ठीक है ना। और जो सर्विस देने आया है वो कौन है, सप्लायर है जो सर्विस देने आया है, ठीक है ना। मैं कौन हूं, मैं कस्टमर हूं, ठीक है ना। और अर्बन क्लैप कौन है, ये इश्यू है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर यही अर्बन क्लैप टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। और अगर अगर वो सप्लायर जो आया है सर्विस देने के लिए आया है, ठीक है ना, जो मेरा एसी ठीक करने आया, कारपेंटिंग का काम करने आया या प्लम्बिंग का काम करने आया, अगर वो लाइबल टू रजिस्टर है तो फिर वही टैक्स पे करेगा। आई होप ये बातें क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट की सर्विस की अगर हम बात करें, जैसे कि जोमेटो। अब जोमेटो क्या करता है, जोमेटो इश्यू तो है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करते हैं और वहां से, ठीक है ना, अपने लिए खाना मंगा लेते हैं। लेकिन मान लो मैंने एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया और वहां से मैंने खाना मंगाया, तो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जो इस रेस्टोरेंट से खाना मंगाया गया है, ठीक है ना, क्या वो ऐसा रेस्टोरेंट है, ऐसा है, ठीक है ना, जिसका पर डे स्टे का, ठीक है ना, कितना है, 7500, ठीक है ना, 7500 पर डे के है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा हो गया वो तो, ठीक है ना, बड़ा होटल हो गया, तो ऐसे केस में वही टैक्स पे करेगा सप्लायर, है ना, क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन टैक्स पे करेगा, मैं तो नहीं करने वाला, मैं तो कस्टमर हूं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन पे करेगा, जोमेटो, जोमेटो, ठीक है, यानी कि इशियो। आई होप क्लियर है, ये 4 सर्विस है। एक बात जो है, जो काफी लोग गलती करते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो सप्लायर वाला पॉइंट है ना, ठीक है ना, यहाँ पे 4 सर्विस है। तो 4 सर्विस में जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ना, इसमें, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ना, इस केस में वो सप्लायर वाला पॉइंट नहीं है जहां पे सप्लायर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है ना, इन केस अगर वो लाइबल टू रजिस्टर है। ये जो लाइबल टू रजिस्टर वाला पॉइंट है ना, ये पहली सर्विस में नहीं है, बाकी तीनों में है। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि इसमें बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस चीज को स्किप कर देते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे जो एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना दोस्तों। इससे पहले कि आगे मैं आपको पढ़ाऊं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जरूर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालने से कुछ भी नहीं जाएगा, एक कमेंट जरूर डालना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें प्लीज, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अभी मैं पिछले 2-3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में, 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आके अब मैं खुद भी 4 दिन से पढ़ नहीं पाया हूँ, बिल्कुल हाथ नहीं लगा पाया हूँ बुक को, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ भी वेल्थ है ना। हालांकि मैं कुछ ऐसा खाता नहीं हूँ, लेकिन बस कभी कभी हो जाती है कुछ चीजें, चाहे आप कितना भी ध्यान रखें, राइट। तो आप भी अपने सेहत का ध्यान रखें, और दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और नोट्स के लिए आप प्लीज, नोट्स यहाँ पर मांगने से अच्छा है यूट्यूब पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर कोई नहीं है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं वहाँ पे नोट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। अब ये वाला पॉइंट और है जो एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है। इफ ईसीओ लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी लाइक इंडिया, अगर इंडिया में इश्यू है तो फिर तो इश्यू ही लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। इफ इश्यू, ये वाला पॉइंट लिखे मिलेंगे वहां पे, नो फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है ना, इन इंडिया, ठीक है ना, कोई भी फिजिकल, ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं है उसका इंडिया के अंदर, तो फिर क्या होगा, तो जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट वर्ड याद रखना, ठीक है ना, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होगा इश्यू को, वो टैक्स पे करेगा। अगर अगर मान लो ना तो ये केस है, ना तो मतलब इश्यू लोकेटेड इन इंडिया है, ठीक है, ना ही उसका कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इंडिया में, तो क्या करना पड़ेगा, तो इश्यू अपॉइंट करेगा किसी बंदे को, वो टैक्स पे करेगा। ये याद रखना, ये एज इट इज एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी की बात करेंगे, और कंपोजिशन लेवी के बारे में हम देखते हैं। कंपोजिशन लेवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो जब मैंने स्टडी मेट के क्वेश्चन देखे तो मैंने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है कंपोजिशन लेवी के ऊपर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब साफ है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंपोजिशन लेवी में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2), यानी कि कंपोजिशन लेवी की हम बात कर रहे हैं। 10(1) और 10(2) सेक्शन क्या कहता है, इसके अंदर दो ही चीजों की बात की गई है, गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस, याद रखना आप लोग, गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। और किसी चीज की यहाँ पर बात नहीं की गई है। दोस्तों प्यास लग गई है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, आज ही ठीक हुआ हूँ, कहीं दोबारा बीमार ना हो जाऊं, इसलिए एक गिलास पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग जरा एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और कमेंट कर लेंगे, ठीक है। बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैंने एक गिलास पानी भी नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है।
चलिए आ जाते हैं वापिस, और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है कंपोजिशन लेवी। और चार्ज ऑफ जीएसटी अंडर जीएसटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3 टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 के अंदर आता है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो हमें कवर करना है वो ये है, सेक्शन 10(1), 10(2) कंपोजिशन स्कीम। याद रखनी है इसके अंदर 2 बातें। क्या क्या? चलिए एक बार इसका थोड़ा कलर भी अलग लेते हैं, रुको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिखेगा, ये व्यू है ना। तो एक तो ये याद रखना वर्ड क्या, कि सेक्शन 10(1) और 10(2) गुड्स की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर रहे हैं। सर्विस कौन सी? सिर्फ रेस्टोरेंट वाली। वैसे ये 2 बातें एक तो ये याद रखनी है आपको। अब देखते हैं अप्लीकेबिलिटी, यानी कि कंपोजिशन स्कीम, ठीक है ना, कौन कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ती है। एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं उसके लिए हम, उसका क्या देखते हैं? इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन प्रीवियस ईयर, ये याद रखना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे उसका। अगर उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है ना, 1.5 करोड़ या 75 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, तो फिर वो कंपोजिशन लेवी यानी कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और स्पेशल कैटेगरी का बंदा है तो फिर 75 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट लिमिट याद होगी आपको, 1.5 करोड़ और 75 लाख। 75 लाख की लिमिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट के ऊपर। ये सिर्फ 8 स्टेट है इसके अंदर, ठीक है ना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। बाकी इसके अलावा जितने भी स्टेट है उनके ऊपर 1.5 करोड़ वाली लिमिट लगेगी यहाँ पे। आई होप ये बातें आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, और अब आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमने पढ़ा है सेक्शन 10(1), 10(2). अब 10(2)A पढ़ेंगे। पर्सन नॉट इलिजिबल, जो मतलब 10(1) और 10(2) के अंदर नहीं आ रहा है, कवर नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे आ सकता है वो। पर उसकी कंडीशन है क्या, कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख की कंडीशन है। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये जरूरी याद रखना है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। अभी बार बार एग्रीगेट टर्नओवर, बार बार एग्रीगेट टर्नओवर की बात की जा रही है, तो ये होता क्या है? चलिए एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं। जो ऊपर दोनों जगह पे एग्रीगेट टर्नओवर की बात की गई है, चाहे इस केस में एग्रीगेट टर्नओवर की बात की गई है, चाहे यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की बात की गई है, इन दोनों जगह पर जो एग्रीगेट टर्नओवर की बात की गई है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर देखते हैं। नॉर्मली तो दे रखा होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए नॉर्मली उनमें दे रखा होता है। नहीं भी दे रखा हो तो हम निकालना सीख लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले तो ये सब चीजें टोटल कर लेंगे। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड टैक्स अदर देन जीएसटी, ठीक है ना, और एक चीज और ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इसको भी ऐड कर लेंगे। 1 अप्रैल से लेके जब लाइबल टू बिकम रजिस्टर उसके बीच में अगर कोई सप्लाई हुई है, लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूडिंग यानी कि 3 सप्लाई इसके अंदर नहीं लेंगे। कौन कौन सी नहीं लेंगे? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम नहीं लेंगे, टैक्सेस जीएसटी वाले टैक्स नहीं लेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय वे ऑफ लोन, डिपॉजिट, एडवांस, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है, ठीक है ना, किसके ऊपर? अगर कोई भी लोन है, डिपॉजिट है, एडवांस है, ठीक है ना, तो वो भी नहीं लेंगे। यहाँ पर ये 3 चीजें एक्सक्लूड कर देंगे, और ऊपर जो चीजें दे रखी है ये इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एग्रीगेट टर्नओवर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एक चीज टर्नओवर स्टेट वाइज कैसे टर्नओवर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टर्नओवर स्टेट वाइज कैसे निकालते हैं या यूनियन टेरिटरी का टर्नओवर कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा यहीं पे सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर की एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, 10(1), 10(2), 10(2)(8), राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएसटी के रेट कौन कौन से लगते हैं यहाँ पे। टैक्स की अगर हम बात करें, ये डिपेंड करता है कि सप्लायर कौन सा है। सप्लायर 4 तरीके के कवर किए गए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे ये रहे आपके सामने। आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई क्वेश्चन है स्टडी मेट के अंदर। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो सप्लायर है मैन्युफैक्चरर है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1%, ठीक है ना, 1% यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी 0.5 के रेट से लग जाएगा। और ये किसके ऊपर लगेगा? टर्नओवर के ऊपर लगेगा। एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लिख रखा है यहाँ पे, टर्नओवर लिख रखा है, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे बात की गई। अगर सर्विस है रेस्टोरेंट की तो रेट चेंज हो जाएगा, 2.5 यानी 5% कह सकते हैं टोटल, ठीक है ना। और टर्नओवर यानी कि स्टेट वाइज भाई,
ठीक है ना। और अगर 10 to A के अंदर बंदा कवर होता है, सर्विस कंपोजिशन है, तो फिर रेट हो जाएगा 3%, 3%, यानी कि 6% टोटल। और किस पे निकलेगा? टर्नओवर के ऊपर निकलेगा। यानी कि पहले तीनों केसेस में टर्नओवर है, याद रखना, ठीक है ना। याद, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैन्युफैक्चरर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर याद रखना आपको, ठीक है ना। और एक इसमें ये याद रखना, ट्रेडर, ठीक है ना। हालांकि पूरा छाप लो दिमाग में, ठीक है ना, एक एक पॉइंट, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखे हैं स्टडी मेट के अंदर। एनी अदर केस में, एनी अदर केस में यानी कि ट्रेडर, अगर ट्रेडर है तो याद रखना, ठीक है ना, वही रेट लगेगा जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगता है, 0.5, 1%, यानी यहाँ पे भी वही रेट लगेगा सेम। लेकिन बदल क्या जाएगा? यहाँ पे टर्नओवर की बात की गई, यानी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाई आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आएगी, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। और टर्नओवर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो ऊपर हमने पढ़ा अभी, ठीक है ना, ये टैक्स, ये जो टर्नओवर होता है ना, ठीक है ना, ये होता है स्टेट वाइज। क्या होता है? स्टेट वाइज। अब आगे चलते हैं। जब ये टर्नओवर हम निकालेंगे, यानी जो ऊपर बात की थी ना अभी, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर ये निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पे देखो क्या लिखा रखा है, सेम एग्रीगेट टर्नओवर की तरह ही निकालेंगे, बस एक डिफरेंस है। क्या? जो चीज हमने वहां पे प्लस की थी ना, ठीक है ना, उसको एक्सक्लूड में आ जाएगा वो। कहना क्या चाहते हैं सर? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ये ऊपर वाली चीजें सेम रहेंगी, लेकिन ये जो प्लस वाली चीज थी ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी नीचे आ जाएगी एक्सक्लूडिंग में, यानी 4 पॉइंट बन जाएंगे नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर वाले तो सेम टू सेम रहेंगे, बस ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, यानी 4 एक्सक्लूडिंग के अंदर आ जाएंगे और ऊपर ऐसे ही रहेगा। तो अगर तब निकालेंगे ना, तो उसको बोलेंगे टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आई होप क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ पे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मतलब एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करें। सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है या फिर आफ्टर एग्जाम देने वाले हैं, तो आप मेरे मैराथन देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आया है कि पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा वीडियो नहीं देखा, बहुत अच्छा है ये वो, ठीक है। बहुत लोग पास हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी उनका बेनिफिट उठाएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल टू टेक द कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से 2 जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना, जो स्टडी मेट के अंदर दे रखे हैं या एग्जाम में आए हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। कौन कौन से? अगर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, तो वो नहीं कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, ठीक है ना। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसकी? नोटिफाइड गुड्स की। हालांकि देयर आर सो मेनी नोटिफाइड गुड्स, बट जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना, वो है पान मसाला वाला, ठीक है ना। हालांकि टोबैको वगैरह और वो ब्रिक्स वगैरह बहुत सारे और भी केसेस होते हैं, आइसक्रीम वगैरह भी, ठीक है ना। लेकिन पान मसाला का केस याद रखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है, अगर ट्रेडिंग लिख दिया ना तो इसका मतलब है ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है। पान मसाला की ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है ना, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। एक और पॉइंट आ जाते हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस की बात की थी हमने 10.1 10.2 के अंदर सबसे पहले। ये अगर कोई भी व्यक्ति है वो रेस्टोरेंट सर्विस तो दे ही रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा मान लेते हैं वो फूड सप्लाई कर रहा है, कोई और सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या होएगा? तो क्या उस वो कंपोजिशन स्कीम वगैरह क्या वो ऐसा कर सकता है? अलाउड है या नहीं है? मतलब अदर सर्विस रेस्टोरेंट के अलावा, ये ऐसा अलाउड है। कितनी अलाउड है? ठीक है ना, 10% ले लो। किसका? टर्नओवर का, जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो है उसका टर्नओवर निकाल लो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर की बात की गई है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का टर्नओवर जिस भी में भी है वो, ठीक है ना, उसका 10% ले लो। और कौन सा होना चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर होना चाहिए, और 5 लाख, दोनों में से देख लो विच एवर इज हायर। उतने तक की सर्विस अलाउड है, अदर सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इफ वन बिजनेस इज इन एलिजिबल ऑल ऑफ देम इन एलिजिबल। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है, और अगर उनमें से वो सोचता है कि यार एक रेगुलर स्कीम में रखूं और बाकी की कंपोजिशन ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो सभी की लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। ये बात ध्यान रखना, अगर एक इनएलिजिबल हो जाएगा तो सभी इन एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई भी व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ले रहा है तो वो फिर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है ना। और कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसकी जगह पे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। विड्रॉल फ्रॉम स्कीम, अगर कोई भी कंडीशन से फेल हो जाता है कंडीशन को कंप्लाई करने में, तो इंटीमेशन देगा वो, ठीक है ना, ब्रीच करने के बाद विद इन 7 days ऑफ ब्रीच, ठीक है ना, विड्रॉल कर लेगा उस स्कीम से। आई होप क्लियर है। ये सारा यहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने करा दिया है, और यहाँ पे 14 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टडी मेट के अंदर। तो चलिए बात करते हैं 1 by 1 करके। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, पैनिनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के अंदर है, एग्री टू स्पॉन्सर ए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पिंक सिटी क्लब इन जयपुर। तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ये, यानी ये सप्लायर है और ये है रिसिपिएंट, ठीक है ना। तो पैनिनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, हैज पेड, ये क्या है? ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना। तो बॉडी कॉर्पोरेट है, स्पॉन्सरशिप सर्विस है। स्पॉन्सरशिप सर्विस में हमने बात की थी, ठीक है ना, कि अगर कोई भी व्यक्ति स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, है ना, पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस पैनिनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, विल बी लाइबल। तो पहले प्रोविजन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। तो बाकी तो क्या पढ़ना है इसमें, स्पॉन्सरशिप सर्विस है, सीधा सीधा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, उससे ये भी हमें पता लग जाएगा। तो आंसर देखना जरूरी है स्टडी मेट का, ताकि हमें पता लगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने जैसा कि मैंने बताया था, पहले प्रोविजन लिख दो, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड बाय एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, किसको? या तो पार्टनरशिप फर्म को या बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है ना, क्लियर है। तो आरसीएम लग जाएगा, वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है वो लाइबल हो जाएगा, रिसिपिएंट यहाँ पे लाइबल हो जाएगा। तो इसके हमारे केस में देखो, इन द प्रेजेंट केस, ठीक है ना, तो जो कंपनी है ना, ठीक है ना, कौन? पैनिनी प्राइवेट लिमिटेड, ये बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। यही चीज मैंने आपको बताई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन करना है। स्टडी मेट के क्वेश्चन कर लो, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन वो उठा के देते हैं, ठीक है ना। जिसने ये क्वेश्चन कर लिए मतलब समझो सही है। अब आगे कहता है अर्पण, ठीक है ना, ये क्या है? हाँ, अर्पण सिंघानिया इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड हरियाणा, ठीक है ना। द कंपनी पेड हिम सिटिंग फीस, डायरेक्टर है कोई और डायरेक्टर को सिटिंग फीस दे रहे हैं। अब देखो आ गया ना, मैंने आपको बताया था ये भी आरसीएम का क्वेश्चन है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर अगर किसी भी कंपनी को, ठीक है ना, सर्विस दे रहा है और उसके बदले में सीटिंग फीस मिल रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मिल जाएगा, कंपनी शैल बी लायबल। लेकिन इन केस ऑफ सैलरी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, उस केस में ऐसा नहीं होगा। आई होप क्लियर है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तपस्या एंड एसोसिएट्स इन विच अर्पण सिंघानिया पार्टनर है। अर्पण सिंघानिया कौन है? ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि जो डायरेक्टर है ना, वो एक प्रोफेशनल, एक पार्टनर है किसी के अंदर, ठीक है ना। तपस्या एंड एसोसिएट्स का पार्टनर भी है वो, ठीक है ना। सप्लायर सर्टेन प्रोफेशनल सर्विसेज टू द, ये तो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, इसमें तो नॉर्मल प्रोविजन लागू हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर क्या क्या होगा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और सीधा हम आंसर देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 बातें हो गई हैं यहाँ पे। सबसे पहला आता है सीटिंग फीस, ठीक है ना। तो सीटिंग फीस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अगर कोई भी डायरेक्टर है किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि जैसे सीटिंग फीस, तो वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन लाइबल हो जाएगा? रिवर्स चार्ज के अंदर, ठीक है ना, वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लाइबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में नारायण लिमिटेड शैल बी लाइबल, राइट। आगे, लेकिन सैलरी के केस में क्या है? ये तो रेम्युनरेशन का केस हो गया, और सैलरी यानी कि टीडीएस वाला केस हो गया, ये तो जिसके अंदर 192 के अंदर टीडीएस कटता है, ये तो वो केस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आर नॉट लाइबल टैक्सेबल बीइंग कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया है, एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्लियर है। Therefore, in the given case, salary received by अर्पण सिंघानिया of 1.5 लाख is not liable to GST। ये याद रखना, इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है ना। ये तो फिर अलग चीज होगी, ये तो सैलरी कंसिडर होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो फिर इनकम टैक्स में आ जाएगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है कि वो पार्टनर है, एक तपस्या एंड एसोसिएट्स के अंदर पार्टनर है डायरेक्टर, तो वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तपस्या एंड एसोसिएट्स कंपनी को, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, अर्पण सिंघानिया उसमें पार्टनर है। ए डायरेक्टर इन लिमिटेड डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। इसमें वो पार्टनर है, तो इसका मतलब कोई टैक्स लायबिलिटी मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बात का कि इसके अंदर ये प्रोफेशनल सर्विस मानेंगे नॉर्मल तरीके से। द प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द तपस्या एंड एसोसिएट्स टू द नारायण लिमिटेड आर लायबल टू द जीएसटी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और नॉर्मल तरीके से जीएसटी यहाँ पर पे होएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लो आप, ठीक है ना। मिस्टर प्रेम नाम का एक व्यक्ति है,
ठीक है ना। मान लो मैं ही हूँ, ठीक है ना, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और मेरा ही नाम मिस्टर प्रेम है, ठीक है। तो मिस्टर प्रेम यानी कि मैं इज रनिंग ए रेस्टोरेंट इन दिल्ली, मैं दिल्ली के अंदर एक रेस्टोरेंट खोल लिया मैंने, ठीक है ना, इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है यानी कि दिल्ली के अंदर तो अदर स्टेट में आ गया तो 1.5 करोड़ तक होता है, या तो मेरा 120 लाख है, ठीक है, तो यानी कि 1 करोड़ 20 लाख है, यानी 1.5 करोड़ से नीचे है, तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस को अलाउड है अंडर सेक्शन 10(1), 10(2), ये सबको पता है। इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 अपार्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विसेज ही ऑल्सो प्रोवाइड, ठीक है ना, ही ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड फूड डिलीवरी सर्विसेज। लो भाई यहां होगी, ठीक है ना, क्या गड़बड़ होगी कि मैं रेस्टोरेंट सर्विस तो दे ही रहा था, अगले साल से मैंने क्या शुरू कर दिया, फूड डिलीवरी सर्विस भी दे दिया, और मैं 5 लाख रुपए तक अभी मैंने दिया है। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मेरे को अलाउड है अदर सर्विसेज? तो अदर सर्विसेज अलाउड है, ऐसा नहीं है कि नहीं अलाउड है। 10% किसका? जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका टर्नओवर का। 120 लाख का 10% कितना होता है? 12 लाख और 5 लाख, ठीक है ना, तो 5 लाख विच एवरेज हायर कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो 12 लाख तक अलाउड है, अभी तो 5 लाख है, तो इट इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिशन स्कीम में ले सकता हूँ, ठीक है, मैंने वोलेट की नहीं कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 9? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना, 9 थोड़ा आगे होगा, कोई नहीं, ठीक है ना, ये रहा 9। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? प्रोविजन लिख देना कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 1.5 करोड़ वाला, वो सब अदर स्टेट, वो सब बातें लिख के, ठीक है ना, और फिर वो वाली बात लिख देना, अदर सर्विसेज कहां तक अलाउड है वो प्रोविजन लिख देना। फिर इन द गिवन केस क्या है वो लिख देना। इन द गिवन केस 1.5 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर सर्विस के केस में वही बात जो मैंने बताया था, 12 लाख तक है, और मैंने तो 5 लाख तक ही अदर सर्विसेज यानी कि डिलीवरी की है अभी तक उसकी, ठीक है ना, फूड डिलीवरी सर्विस जो की है वो 5 लाख तक की है, जबकि मेरे को 12 लाख तक अलाउड है। क्यों? क्योंकि अदर सर्विस यहाँ पे, ठीक है ना, निकाली थी हमने, जैसे कि। आई होप आपको क्लियर है। चलिए वन मोर क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, और गर्मी बढ़ते हुए, ठीक है ना, पंखा बंद कर रखा है ताकि नॉइस पोल्यूशन ना हो, आपको आवाज की क्लियरिटी रहे, इसी बात पर कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, और करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा अभी? 9। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है एमएस हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2), ठीक है ना, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ही फर्निश द फॉलोइंग क्वार्टरली, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। टैक्सेबल टर्नओवर दे रखा है, ठीक है ना, विद इन द स्टेट है 15 लाख, और आगे चलते हैं। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर दे रखा है, ठीक है ना, 17 लाख, और टोटल टर्नओवर दे रखा है 32 लाख। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एमएस हीरालाल एंड सन्स, एक बार मान लो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर के केस में और ट्रेडर के केस में मैंने आपको बताया था यही दो एग्जाम में आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के केस में भी 0.5 यानी 1% का रेट होता है, और ट्रेडर के केस में भी 0.5 यानी 1% का रेट होता है, ठीक है ना। लेकिन फर्क क्या है दोनों में कि मैन्युफैक्चरर के केस में तो टर्नओवर लेते हैं, और ट्रेडर के केस में टैक्सेबल सप्लाई वाला टैक्सेबल टर्नओवर लेते हैं, टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल टर्नओवर कितना है? 32 लाख, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों मिला के। तो मैन्युफैक्चरर के केस में 1% जो निकालेंगे 32 लाख पे निकालेंगे, लेकिन ट्रेडर के केस में टैक्सेबल लेंगे, तो टैक्सेबल ऊपर दे रखा है, आप देख सकते हैं ऊपर दे रखा है, ये रहा टैक्सेबल। तो टैक्सेबल टर्नओवर लेंगे जो कि 15 लाख दे रखा है, तो 15 लाख का 1% निकालेंगे, यानी कि 15,000 तक। बाकी इसके प्रोविजन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10(1) और 10(2) के प्रोविजन लिख देंगे, और जो रेट हमने बात की है पहले वो रेट लिख लेंगे, ठीक है ना, जो हमने बात की थी ना मैन्युफैक्चरर, ये वो ट्रेडर, उनके रेट लिख देंगे, ये प्रोविजन लिख देंगे, उसके बाद आंसर लिख देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आगे आ जाते हैं। यहाँ पे ये रहा 8, उसके बाद 9 जो कि अभी हमने पढ़ा है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने प्रोविजन लिख रखे हैं, लेकिन हम प्रोविजन लिखेंगे पहले, ठीक है। तो प्रोविजन लिखना है पहले, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटेशन ये तो आपको पता ही लग गई होगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है और दूसरे केस में क्या है? ट्रेडर। तो यहाँ पे सीधे सीधे निकाल देना। तो ये तो टर्नओवर पे निकलेगा, टोटल टर्नओवर पे है ना, तो 1% पे, ठीक है ना, 1% निकल जाएगा ना, 0.5 वही दे रखा है इसने, ठीक है ना, और ये निकल जाएगा। तो उसमें से आधा से जीएसटी होता है, आधा एसजीएसटी है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आगे इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल होता है, ठीक है, ट्रेड के केस में। तो 15 लाख का 1% 15,000, और इसमें से आधा ये भी होगा। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है, आप बाकी के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना, बस आपको
अच्छे से पहले प्रोविजन पढ़ने हैं, सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट मैंने दे दिए हैं, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बना लो, ठीक है ना। आई होप आप क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।